गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए हम अध्याय 3 आव्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका तीसरा वीडियो होगा। तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं जहाँ तक का हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो हमने प्रश्नावली 2.1 के लगभग 5 प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक का। तो आज उसके आगे करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से समझना, क्योंकि अब चीज़ें और ज़्यादा आएंगी। देखिए हमने कहाँ तक, ये देखिए पहला प्रश्न हमने किया था, दूसरा प्रश्न भी किया था और तीसरा प्रश्न भी किया था। आप देख रहे होंगे प्रश्न किस तरह के थे। चौथे का हमने पहला हिस्सा किया था और पांचवें का हमने पहला हिस्सा किया था। तो आपका काम क्या है, आपको दूसरा तीसरा हिस्सा और ये इसका दूसरा हिस्सा, ये भी साथ में इसके नीचे करने हैं। ठीक है, काम ज़्यादा है क्योंकि कल सन है आपका संडे। तो आज और कल में आप ये काम कंप्लीट करेंगे जो भी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो और उसके साथ में आप लोग कौन सा प्रश्न करेंगे, छठा। इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है, इसके पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में, तीसरे हिस्से में। आपको आता है, ये काफ़ी आसान है, क्योंकि 4 बराबर वाई, 3 बराबर जेड, एक्स बराबर 1 और 5 तो 5 की है, तो तीनों उत्तर आ गए। ऐसे इधर पे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ से जेड आ जाएगा, और एक्स वाई इक्वल टू 8। यहाँ से देखिए दो समीकरण आ गई आपके पास, एक आ गई आपके पास, समझा रहा हूँ अच्छे से समझना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 आ गई, समीकरण एक आ गई। यहाँ से तो z का मान 0 आ जाएगा हल करके। ठीक है, तीसरा देखिए एक्स वाई इक्वल टू 8 आया, दूसरी समीकरण। अब आप क्या करोगे, यहाँ से x का मान निकालोगे और इस समीकरण में रख दोगे और फिर हल करोगे वाई स्क्वायर के रूप में। एक आपके पास द्विघात समीकरण आएगी, आपको आता है फिर उससे हल करना, और उससे y के दो मान आएंगे तो x के भी दो मान आएंगे यहाँ रखोगे तो x और y के आंसर इस तरह से आ जाएंगे। और फिर इसके बाद आप इस तरह से करना। अगला देखिए तीसरा, कोई भी प्रश्न इन दोनों में अगर परेशानी हो तो तुरंत मुझे बता देना। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें समीकरण बनेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई का मान इसमें रख दोगे। ठीक है, कैसे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, और एक समीकरण यहाँ से क्या आई है, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5। एक्स और जेड की जगह पर, एक्स प्लस जेड की जगह 5 रख दिया, बचा क्या, प्लस वाई बराबर 9, तो वाई बराबर 9 माइनस 5 4 आ गया। अब इस वाई के मान को आप किस में रख दोगे, ये समीकरण 3 में है, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 है, इससे आपका जेड आ जाएगा। फिर वाई और जेड के मान आप किसी एक में रख दोगे तो एक्स भी आ जाएगा। समझ गए, तो आसान प्रश्न है, करना, परेशानी हो तो बताना। सातवां प्रश्न भी आपको करना है, क्यों करना है, क्योंकि देखिए साथ में भी सेम है, ए माइनस बी बराबर -1, 2a प्लस 3 बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0, 3c प्लस डी बराबर 13। तो इन समीकरणों को हल करके आप क्या करोगे, ए बी सी डी के मान निकाल सकते हो। इसी तरह का एक प्रश्न हम कर चुके हैं। कोई परेशानी हो, नहीं बन रहा हो तो तुरंत पूछिए। ये तीनों, ये तीन आपको करने हैं। आपका काम कितना हो गया फिर, एक तो इसके दो पार्ट, इसका एक पार्ट, और ये वाला पूरा प्रश्न, और ये वाला पूरा, यानी 4 प्रश्न आप करने हैं खुद। ठीक है, इसके अलावा बाकी मैं करा रहा हूँ, और साथ में एक ये वाला प्रश्न भी, इसमें भी सेम ही है। 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा, और y इक्वल टू 5 इक्वल टू वाई माइनस 2 होगा। बस दो इससे निकल जाएगा उत्तर, तो जो उत्तर आएगा इनमें से वो आप करना। साथ में आप चारों लिखना, लेकिन y प्लस 1 बराबर 8, 2 माइनस 3x बराबर 4। देखिए जैसे आपने क्या किया, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ से x का मान आ गया -7/3। दूसरे वाले से आपने 5 इक्वल टू वाई माइनस 2 लिया, तो y इक्वल टू आ गया आपका 7 आया। इसके हिसाब से कौन सा उत्तर आपको दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है इसमें हमें। तो आगे बढ़ते हैं, y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, y का मान तो 7 ही आ रहा है। इसमें 2 माइनस 3x इक्वल टू 4 है, तो इसको हल करोगे तो आपका आएगा x इक्वल टू 2, इधर जाएगा 2/-3, -2/3। ध्यान दो कि अब आपके क्या आ रहे हैं, कौन सा उत्तर आपका सही आ रहा है, आप देखो। हाँ, तो देखिए आपका आंसर कौन सा आया। एक तो आपका आया कि x बराबर -7/3 और y बराबर 7, और दूसरा एक आपका उत्तर आया x इक्वल टू -2/3। ध्यान दो, एक जगह x का मान -7/3 आ रहा है, और एक जगह x का मान -2/3 आ रहा है। अब बताओ, अगर आप x का मान -2/3 पहले वाले में रखो तो बराबर नहीं आएगा, दूसरे वाले में रखो, इस वाले में x की जगह, तो सही आएगा। ऐसे ही इस वाले x का मान पहले में रखो तो सही आएगा,
दूसरे में रखो तो सही नहीं आएगा। आप जानते हो कि x के 2 मान आ रहे हैं और आपको पता है इस समीकरण को क्या करने चाहिए, वो सेटिस्फाई करने चाहिए। अब x के 2 अलग-अलग मान आएँगे तो इस सब पूरे आव्यूह को तो वो नहीं कर पाएँगे, ठीक है? कोई भी एक मान आप रखोगे तो एक जगह तो सही उत्तर आएगा, एक जगह तो ये भी 0 आ जाएगा, तो 0-0 बराबर हो रहे होंगे। एक जगह ये 4 आ रहा है तो यहाँ पर कुछ और आएगा, तो आव्यूह बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब हमारा उत्तर गलत है। यानी हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञात करना संभव नहीं है। किसी भी आव्यूह में x के 2 मान नहीं आने चाहिए, ठीक है? और आ रहे हैं तो दोनों मानों को जब समीकरण में वापस रखो तो पूरे आव्यूह को पूरे आव्यूह के बराबर दिखाने चाहिए, समझे? तो पहले निकालोगे आप सब चारों के चारों और फिर कहोगे कि नीचे लिखोगे कि x के 2 मान आए हैं जो कि संभव नहीं है। तो अतः दिए गए प्रश्न में x और y के मान निकालना संभव नहीं है। समझ गए ना? तो इस तरह का आप कर लोगे, ऐसा नहीं कि आपने जल्दीबाजी में किया और ये उत्तर लगा दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है? अगला आपके बचे कौन से प्रश्न, तो आपको ये 9 तक खुद करने हैं। एक 8वां बचा और एक 10वां बचा, इन दोनों को कर लेते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, इतना काम करना है, चौथे का दूसरा तीसरा, 5वें का दूसरा, छठे का छठा, 7वां और 9वां, ठीक है? 8वां प्रश्न देखिए क्या है, आपसे कह रहा है एक आव्यूह आपको इक्वल टू ए आई जे एम गुणा एन के रूप में दिया है, बताइए कि वर्ग आव्यूह हो तो कौन सा सही होगा। वर्ग आव्यूह में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई बराबर, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर। तो m होती है पंक्तियों की संख्या, n होता है स्तंभों की संख्या, तो m बराबर n होगा, इसलिए इसका उत्तर C सही होगा। ये प्रश्न पेपरों में आया हुआ है इस तरह का, तो आपको ये ध्यान रखना है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो आसान था, मैंने कराया भी है पीछे, ठीक है, जब मैं दिखा रहा था आयु के प्रकार तो उस समय। अगला देखिए, 3 × 3 कोटि की एक आव्यूह है, उसमें आव्यूहों की संख्या बताइए कह रहा है, जबकि प्रविष्टियों की संख्या 0 और 1 है। आपसे कहा 3 × 3 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अवयव होंगे। अब इनमें ना जो 0 और 1 ही हैं प्रविष्टियाँ यानी अवयव, या तो हो सकता है सारे 0 हों, एक आव्यूह बन गया, एक आव्यूह में सारे 1 हों। अब एक आव्यूह में पहला 0 1 0 1 0 1 0 1 0 इस तरह से हो, और एक बार ऐसा होता है 1 0 मतलब 0 और 1 को मिलाकर बन रहा है वो। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि पहली वाली पंक्ति में 0 हो, दूसरे में 1 हो, तीसरे में 0 हो। ऐसे कितने आव्यूह बन सकते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सूत्र होता है कि प्रविष्टियों की संख्या की घात कोटि। प्रविष्टियों की संख्या कितनी है, 2 हैं प्रविष्टियाँ, 0 और 1 है। अगर 0 1 2 होते तो फिर 3 होती प्रविष्टियों की संख्या, यहाँ 2 है तो 2 लिख लिया। और कोटि कितनी है, 3 × 3, तो बाकी इसको हल करिए, 2 की घात 3 × 3 9 आएगा, 2 की घात 9 करोगे, 2 × 2 × 2 गुणा करके 9 बार, तो 512 आएगा, ठीक है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस तरह के प्रश्न आपने पढ़े होंगे समुच्चय वाले चैप्टर में। पहला चैप्टर हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें समुच्चय में आपने देखा था कि इस तरह से कई सारे प्रश्न वहाँ पे भी दिए गए थे कि एकेकी संबंध, कितने एकेकी संबंध होंगे, कितने आपके द्विआधारी संक्रियाएं होंगी, इस तरह से आप लोगों को वहाँ पर आपने देखा होगा, ठीक है? तो आपको यही चीज़ याद रखनी है वहाँ के लिए भी, समझ रहे हैं? वहाँ पर और यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को एक अलग से अलग जगह पर लिख लिया करो, ताकि जब पेपर में जाओ तो एक साथ ये सारे प्रश्न देखो, तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना हो पेपर में, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही प्रश्न गलत होते हैं, तो एक साथ इनको लिख लेना जहाँ पर भी आप चाहो। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आपको दिया गया है आव्यूहों का योग। अब यहाँ उदाहरण बहुत सारे हैं, दूसरी प्रश्नावली आने से पहले ये 3.1 पढ़ लेते हैं हम, 3.2 आने से पहले बहुत से उदाहरण हैं, तो कुछ उदाहरण आज कर रहे हैं और कुछ कल करेंगे, ठीक है? फिर परसों होगी उसकी प्रश्नावली शुरू। प्रश्न ज़्यादा हैं, क्यों है ज़्यादा बताइए आप, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, बार के बाद जो भी करोगे, उसमें अगर आपकी गणित आती होगी तो वहाँ पर आपका एक आव्यूह नाम का एक बुक है, मैट्रिक्स एक बुक होती है आव्यूह नाम की। अब बताइए, एक बुक है आपके पास 300 पन्ने की, उन 300 पन्नों में का अगर आपको हल्का फुल्का भी समझाना हो यहाँ कक्षा 12 में, तो कम से कम 30 से 40 पन्ने तो आपके होंगे ही, ठीक है? और इन 300 पन्नों में कम से कम 1000 आपके उदाहरण तो होंगे ही। 1000 उदाहरण होंगे तो यहाँ पर अगर आपको समझाना है, कम से कम 100 प्रश्न तो आपके यहाँ भी होंगे, तभी तो आप हज़ारों को अब आगे जाकर उसको सीख पाओगे। तो इसलिए ध्यान रखो कि आने वाले समय में आपको आव्यूह की एक पूरी बुक मिलने वाली है, ठीक है? अलग से एक सब्जेक्ट ही होगा आव्यूह का, या एक किताब ही आपके पास होगी। तो उस किताब को आपको यहाँ पर पूरा सीखना है, और यहाँ पर उसका हल्का सा हिस्सा दिया गया है,
इसी को विस्तार में आपको वहाँ पर समझाया जाएगा, कुछ अलग से नए चैप्टर भी वहाँ पर आएंगे। तो इसलिए तब ये आपका इतनी क्या बोलते हैं कि आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले अब जो आएंगे उदाहरण, वो काफ़ी उदाहरण हैं। उदाहरण 6 से लेके उदाहरण 20 तक, यानी कितने 15 उदाहरण आपके इसी प्रश्नावली 3.2 में ही हैं। फिर 3.3 के लिए भी होंगे और 3.4 के लिए भी होंगे। तो इस तरह से आपके उदाहरण काफ़ी ज़्यादा हैं और प्रश्न भी ज़्यादा हैं, लेकिन है आसान। आसान है, बस ये चीज़ समझिए, है कुछ नहीं इनमें। ठीक है, करते हुए देखना। अभी आप देखो कि आव्यूहों को जोड़ते कैसे हैं, आव्यूहों का योग या एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। तो इसके लिए पहली बात तो आपको पता होना चाहिए दोनों आव्यूहों की कोटि समान हो। दो आव्यूहों को जोड़ो चाहे तीन आव्यूहों को जोड़ो, दो तीनों की कोटि समान होनी चाहिए। और आपके जब भी आप आव्यूहों को जोड़ोगे तो पहला अवयव पहले से जुड़ेगा, दूसरा अवयव दूसरे से जुड़ेगा। यानी जो समान मतलब एक दूसरे के साथ में जो संगत अवयव होंगे, संगत अवयव, पहला पहले के साथ दूसरा दूसरे, इन्हीं को संगत अवयव कहते हैं। वो संगत अवयव के साथ ही जुड़ेंगे, समझ रहे हैं ना। जैसे उदाहरण नंबर 6 देखिए, आपको ए बराबर ये दिया है आव्यूह, बी बराबर ये दिया है, इन दोनों को ए प्लस बी आप ज्ञात करो कह रहा है। तो पहले आप देखिए कि इसमें दो पंक्तियां हैं, तीन आपको स्तंभ दिए हैं, तो 2 × 3 इसकी कोटि है। ये दिया नहीं था वहाँ, हमने लिखा है। ऐसे यहाँ पर भी दो आपके पास पंक्तियां हैं, तीन आपके पास स्तंभ हैं, 2 × 3, यानी दोनों आव्यूहों की कोटि समान है, तो हम इनको जोड़ सकते हैं। अगर कोटि समान नहीं होती आपके लिखते ना, क्योंकि आव्यूह ए तथा बी की कोटि समान नहीं है, अतः इनका योग संभव नहीं है। ऐसा प्रश्न आ सकता है हाँ, कहीं आपको ए आपको दे दे इस तरह से और बी आपको दे दे 3 × 2 का, ये 2 × 3 का और बी 3 × 2 का। अब आपसे कहे ए प्लस बी निकालो, अब आप कहोगे सर ने तो सिखाया था जोड़ना, लेकिन जुड़ क्यों नहीं रहा है। तो आप देखो कि सबसे पहला काम, दोनों आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए योग में, योग की बात हो रही है। ऐसे ही जब आप क्या करोगे, उनको घटाओगे दो आव्यूहों को, तब भी कोटि समान होनी चाहिए दोनों आव्यूहों की। यानी योग में और घटाने में, अंतर करने में आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों आव्यूहों की कोटि समान होनी चाहिए। और गुणा के लिए अलग चीज़ है, ठीक है। और भाग दो आव्यूहों का संभव नहीं है, तो ये गुणा भी आगे सीखेंगे। और भाग तो हम देखेंगे कि ये संभव नहीं है, लिखेंगे एक जगह पर जब भाग आएगा। लेकिन गुणा संभव है दो अवयवों का आपस में, और गुणा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। बाकी योग और घटाना ये सब तो आप बचपन से सीख रहे हैं, वही चीज़ है। तो ए प्लस बी क्या होगा, पहला अवयव पहले से जुड़ेगा √3 + 2, दूसरा अवयव -1 प्लस, दूसरा अवयव ये है 1 + √5, -1 + 1 तीसरा अवयव। ऐसे ही यहाँ पर का पहला पहले के साथ 2 + -2, 3 + 3, 0 + 1/2 किया हमने। ठीक है, अब आप देखो कि ये तो जुड़ता नहीं है तो ऐसा ही लिख देंगे, ये भी नहीं जुड़ता ऐसे ही लिख देंगे। ये -1 + 1 0 आएगा, 2 + -2 0 आएगा, 3 + 3 6 आएगा, 0 + 1/2 1/2 आएगा। साथ में देखो कोटि भी वही आई जो शुरू में थी अवयवों की, वही आई। यानी जब दो अवयवों को हम जोड़ते हैं तो जो योग आता है उसकी कोटि भी उसी उन्हीं अवयवों की तरह होती है। और ध्यान दो कि जब आपने दो अवयवों को जोड़ा तो आपका जो उत्तर आया वो भी तो अवयव आया ना। इसका मतलब जब हम दो अवयवों को, आपने पढ़ा था पीछे द्विआधारी संक्रियाओं में, जब आपको सबसे पहले द्विआधारी संक्रिया शुरू हुआ था तो आपने क्या देखा था, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया स्टार या ओ से दिखाते हैं, कहा था मैंने। द्विआधारी संक्रिया है नहीं है, इसकी परिभाषा क्या थी कि जब किसी समुच्चय के दो अवयवों को लो और उनके बीच में इस संक्रिया को लगाओ, तो जो आएगा अवयव वो भी उसी समुच्चय का होना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास एक समुच्चय है अवयवों का, ठीक है, उसमें कई सारे अवयव हैं, तो आपसे कहूँ कि दो अवयवों को जोड़ो, जितने भी अवयव हैं सब उसके अंदर आते हैं, उस जितने भी अवयवों को, उन दो अवयवों को जोड़ो, किन्हीं भी दो को, तो जोड़ने पर भी वही की अवयव आ रहा है। इसका मतलब अगर आपको एक अवयवों का समुच्चय दिया गया है तो वह भी क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है। तो इसी चीज़ को हमने नीचे लिखा है, कभी पेपर में 1 नंबर में पूछ सकता है। चूंकि दो अवयवों का योगफल भी एक अवयव होता है, अतः अवयवों का समुच्चय भी द्विआधारी संक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से लिखी है एनसीईआरटी से, और ये काम की है क्योंकि आपने पहले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ी है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, समझ गए। अब आता है एक अवयव का एक अदिश्य गुणन, यानी किसी संख्या से दो से एक पूरे अवयव को आपसे गुणा करने को कहते। ठीक है, तो गुणा में क्या होगा कि जो ये दो है ये सभी से गुणा होगा, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवें, छठे से, सभी से ये क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आप एक अवयव को अगर किसी अदिश से, अदिश मतलब कोई भी एक संख्या, 1.2 भी हो सकती है वो, 2 3 2/4 भी हो सकती है वो, कोई भी संख्या उसको अदिश कहते हैं।
ठीक है। जिसमें सिर्फ परिमाण हो ऐसी संख्याओं को अदिश संख्या कहेंगे, ठीक है, या अदिश राशि कहेंगे। और ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ आपको दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशियां, ये आप पढ़ते हैं कहाँ, फिजिक्स में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ मैथ्स में फिलहाल अभी अदिश का ही काम चल रहा है, सदिश का भी काम चलेगा। देखना, आप कहोगे कि सर आप फिजिक्स का क्यों बता रहे हो, अभी सदिश का भी काम चलेगा। कब? अभी नहीं, आने वाले समय में जब आप पढ़ोगे गणित को थोड़ा आगे, तो वहाँ पर सदिश के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। सदिश को कहते हैं वेक्टर, ठीक है। अदिश को क्या कहते हैं, स्केलर। तो सदिश को वेक्टर, और वेक्टर का भी एक पूरी बुक है आपकी। जब आप पहुंचोगे आगे ग्रेजुएशन में, तो वहां पर जैसे मैट्रिक्स की है ना आव्यूह की एक बुक, वैसे ही आपके पास सदिश की भी एक बुक है। और सदिश आपका यहाँ पे भी आएगा। जब आप अध्याय नंबर 11, 10 या 11 के आसपास पहुंचोगे, तो एक पूरा चैप्टर आपका सदिश पर है। समझे? तो समझो, अदिश का मतलब जिसमें सिर्फ परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, मात्रा मतलब 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, या 1 ग्राम, कुछ भी, किसी भी चीज में हो सकती है मात्रा, यानी वो संख्या में ही होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इसलिए ध्यान रखना कि हर एक चीज जो पढ़ाई जा रही है वो कहीं ना कहीं आने वाली है, खाली नहीं है। यानी किसी संख्या का जब एक आव्यूह से गुणा होता है, यानी दो से, अगर आपको मैं कहूँ कि 1 2 3 4 इसको गुणा करो, तो आप दो का गुणा एक से भी करोगे, दो का गुणा दो से भी करोगे, दो का तीन से भी करोगे, दो का चार से भी, यानी ये दो जब अंदर जाएगा तो सभी के साथ जाएगा। कब? आव्यूह में। आव्यूह में ध्यान रखना। अभी आने वाले चैप्टर में डिटर्मिनेंट अगला चैप्टर आएगा, तो वहाँ कुछ अलग चीज़ें हैं, यहाँ अलग है, तो आव्यूह को अलग समझो और उसको अलग समझोगे। चलिए, और साथ में आव्यूहों का अंतर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि समान कोटि होगी तभी वो घटा सकते हैं। तो इससे मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर एक प्रश्न दिया गया है, उदाहरण नंबर 7, जहाँ पर आपको कह रहा है कि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, 2a माइनस बी निकालो। पहली बात तो आप यहाँ पर देखिए घटा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों अवयवों की कोटि समान है। अब इसको करते हैं, दो गुणा, ये देखिए दो लिखा, ए की जगह ए का मान रख दिया, माइनस बी की जगह पर बी का मान रख दिया। अब इसको हल करना है, तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, दो से अंदर सभी अवयवों से गुणा होगा। देखिए, दो एक का दो, दो दूनी चार, दो तीन छः, सभी से गुणा हुआ, दो दूनी चार, दो तीन छः, दो एक का दो, हर एक से गुणा हो गया, और अब दो ये हट जाएगा अगले स्टेप में। अब माइनस ये ऐसा ही रहा। अब हमें घटाना है, तो हमें पता है कि घटाने में भी हमें देखना है दोनों अब की कोटि समान है। अब घटाएंगे, दो माइनस तीन कितना आएगा, -1, चार माइनस माइनस एक, चार माइनस माइनस एक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, चार धन एक पाँच हो जाएगा। ऐसे छः माइनस तीन, तीन आएगा, चार माइनस माइनस एक, यानी फिर से धन हो जाएगा, चार धन एक पाँच, और छः माइनस जीरो, छः, फिर दो माइनस दो, जीरो। तो इस तरह से जो आव्यूह आएगा, ये हमारा फाइनल उत्तर आएगा। ये आपको निकालना था, 2a माइनस बी, इसका मान यह आ गया। समझ गए हो? आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आसान है ना, कुछ टफ नहीं है, बस आपको एक गुणा का देखना था कि जब दो से गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो सभी के साथ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आव्यूह के योग के गुणधर्म। अब योग के मतलब जब हम जोड़ रहे हैं ना, तो उसके कुछ गुणधर्म भी हैं। दो आव्यूह को जब जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ो, कैसे जोड़ो करके, तो आपने देखो, जब आपने पढ़ा था समुच्चय वाला चैप्टर, सेट वाला, तो उस चैप्टर में आप लोगों ने देखा था कि दो तरह के आपने गुण देखे थे, गुणधर्म, क्रम विनिमय और साहचर्य का नियम। वही नियम यहाँ पर आपके योग में भी क्या होते हैं, लगते हैं, गुणा में नहीं लगते हैं। ठीक है, योग में लगते हैं, ध्यान रखना। ये जो क्रम विनिमय का नियम है, ये योग में भी होता है, गुणा में भी होता है, हर चीज में होता है। ठीक है, तो योग में कैसे होता है, जब हम आव्यूह को a प्लस बी करके जोड़ें, आगे पीछे करके, या पीछे आगे करके जोड़ें b प्लस ए, तो वो बराबर आते हैं। अगर इस तरह का कोई नियम आपके पास है, तो उसका नाम होता है क्रम विनिमय का नियम, वो भी योग पर। अब गुणा पर होता तो a गुणा b बराबर b गुणा a आता, लेकिन a गुणा b बराबर b गुणा a ये संभव नहीं है, हमेशा नहीं आता। तो ये चीज़, क्रम विनिमय का नियम गुणा में नहीं लगता। ठीक है, ध्यान देना। और ऐसे साहचर्य का नियम आप जानते हो कि जब तीन अवयवों को ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, आगे पहले ए और बी को जोड़ लो, फिर सी को जोड़ो, या बी प्लस सी को पहले जोड़ लो, फिर ए के साथ जोड़ो, तो ये लगता है योग के नियम पर, साहचर्य का नियम भी लगता है, क्रम विनिमय का भी। और आपका गुणा की संक्रिया पर ना ही क्रम विनिमय का नियम लगता है, ना ही साहचर्य का। साहचर्य का कैसे, ए बी सी बराबर ए बी सी, पहले एक बार ए बी को गुणा करो, एक बार बी सी को गुणा करो, तो पहले, ठीक है। तो इस तरह से, तो आप लोगों को ये खाली नियम याद रखने हैं कि योग पर ये दोनों लगते हैं। और जब गुणा पढ़ेंगे ना हम लोग, गुणा के गुणधर्म, आगे के गुणा के गुणधर्म, तो उस समय भी आप लोगों को ये चीज़ मैं दोबारा से वहाँ पर लाऊंगा, और वहाँ पर मैं कहूँगा कि क्रम विनिमय का नियम देखो नहीं लगेगा, साहचर्य भी नहीं लगेगा। कई बार पेपर में पूछ लेता है ना ये चीज़ें, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, योग के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व।
अब आपको पता है कि तत्सम अवयव है या नहीं है योग के लिए, या क्या होता है तो क्या होता है। तो आपको पता है कि जब हम किसी अवयव को, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो तत्सम अवयव है योग के लिए वो जीरो से दिखाते हैं उसे, और ये होता है 0 0 0 0, या 3 3 का भी बना सकते हो, 2 गुणा 2 का है, देखिए ये 3 गुणा 3 का है, और ये 2 गुणा 3 का है। यानी जो हमारे पास ये जीरो है, जीरो को हम लोग शून्य अवयव भी कहते थे। ये शून्य अवयव जो है ये तत्सम अवयव की तरह काम करता है योग के लिए। गुणा के लिए तत्सम अवयव अलग होगा, ठीक है। जैसे आपने समुच्चय में पढ़ा था ना, गुणा के लिए समुच्चय, समुच्चय में गुणा के लिए जो तत्सम अवयव है वो जीरो होता है, गुणा में एक होता है और योग में जीरो होता है वहाँ पर। तो वैसे ही यहाँ पर आव्यूह में भी योग के लिए तत्सम अवयव क्या है, जीरो है, शून्य आव्यूह। और शून्य आव्यूह में कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वर्ग आव्यूह हो। यानी देखिए ये तो 2 गुणा 3 है ना, वो कैसा भी हो सकता है, उसकी मर्जी है, जैसा आव्यूह होगा उसी रूप में होगा। जैसे आपको एक आव्यूह ए दिया है 1 2 3 2, यानी ये 2 गुणा 2 के रूप में दिया है ना, तो इसके लिए जो जीरो आव्यूह होगा यानी तत्समक आव्यूह अवयव वो 0 0 0, वो भी 2 गुणा 2 के ही रूप में होगा। अब आपको 2 गुणा 3 के रूप में दिया होता तो आपके पास जो ये शून्य या जीरो या तत्समक आव्यूह है ये भी उसी रूप में होता। समझ गए। तो फिलहाल तो ये होता है इसके लिए तत्सम अवयव, ठीक है। जैसे इसका नियम होता है कि किसी अवयव को अगर तत्समक के साथ आप योग करो तो वही अवयव आ जाता है ए वापस, या तत्सम अवयव को किसी अवयव के साथ वो योग करो तो वापस वही अवयव आता है, यानी तत्सम अवयव हट जाता है। तो इसी नियम को हमने एक उदाहरण के लिए सिद्ध किया है। इस उदाहरण के लिए एक ही जगह इसका मान रखा, जीरो की जगह हमने इसी के रूप का एक आपको तत्सम अवयव ले लिया, और फिर एक ही जगह इसी का मान रखा, जीरो की जगह ये रखा जीरो, और एक ही जगह वो रखा। फिर इसको हल किया, इन दोनों को जोड़ा, पहले को पहले से ये आया, ये तो ऐसा ही रहेगा, इन दोनों को जोड़ा ये आया, यानी तीनों बराबर आ रहे हैं। यानी जो हमने ये नियम बताया ना, ये नियम सत्य है। कब? जब जीरो क्या हो, तत्समक अवयव हो योग के लिए और इस रूप का हो। समझ गए। आपको रूप याद रखना है, बाकी नियम तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो ये वाला, ठीक है, समुच्चय से, और ये आगे चलता रहेगा जब तक गणित पढ़ोगे तब तक का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फिर ऐसे प्रतिलोम का अस्तित्व योग के लिए। ध्यान देना, योग के लिए प्रतिलोम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही गुणा के लिए प्रतिलोम पढ़ेंगे। गुणा के लिए प्रतिलोम क्या नहीं होता, अस्तित्व में नहीं होता है, योग के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही गुणा के लिए जब आप ये वाला पढ़ोगे ना तत्समक अवयव, तो ये होता है, गुणा के लिए तत्समक अवयव होता है। और यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे देखेंगे कि गुणा के लिए प्रतिलोम होता है नहीं होता है, जब पहुँचेंगे तभी देखेंगे, ठीक है। पहले योग के लिए समझ लें। योग के लिए देखिए ए का योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए होता है, समझ रहे हो। यानी एक अवयव को अगर उसके योगात्मक प्रतिलोम से करो माइनस ए से तो जीरो आएगा, यानी ये तत्समक अवयव आएगा। तत्समक ऊपर देख लिया है हमने कि योग के लिए तत्समक अवयव जीरो होता है, या उसके प्रतिलोम को उससे करो तब भी यही आएगा। तो ये नियम है, और हमने इसके लिए किया है कि जब 1 2 3 2 इस तरह का कोई एक अवयव हो तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में होगा, यानी सारे अवयवों में ऋण लग जाएगा, यानी पूरे अवयव में माइनस से गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ा ना आपने, समझ गए। तो ये तो आसान चीज़ें हैं। आगे देखिए, अब वह एक अदिश का जब हम गुणा कर रहे थे ना अवयव से, उसके भी कुछ गुणधर्म हैं, ठीक है। तो हम कर रहे थे, एक हमने मान लिया कि के और एल जो हैं ये दोनों क्या हैं, आपके अदिश हैं, कोई संख्या है, के स्मॉल के और स्मॉल एल ये संख्या है, ए और बी ये अवयव हैं। देखते हैं फिर, अगर आप किसी भी स्केलर को यानी किसी अदिश को दो अवयवों की योग से गुणा करो, या के को अंदर ले आकर के को ए से और के को बी से गुणा करके फिर जोड़ो, तो दोनों तरफ का उत्तर बराबर आता है, यानी इस तरह का एक गुणधर्म होता है। ये क्यों बता रहा हूँ, कभी कभी 1 नंबर के प्रश्नों में आपसे इस तरह के बनाए हुए देंगे, तो आपको उसमें पहचानना आना चाहिए कि ये और ये दो गुणधर्म हैं बस, समझ रहे हैं। ऐसे अगर दो अदिशों को जोड़ के फिर ए से करो गुणा, या पहले को ए से गुणा करो और दूसरे को ए से गुणा करो फिर जोड़ो, तब भी उत्तर बराबर आता है, समझ रहे हो। यानी के अंदर चले जाएगा दोनों के साथ, और यहाँ पर ए चले जाएगा दोनों के साथ, बात एक ही है, समझ गए। तो इस तरह से आप लोगों को ये याद रखने हैं थोड़े से। आगे ए बराबर बी बराबर ये दिया है, आपको बताना है, आपको ये दिया है 2a + 3x = 5b। आपसे कह रहा है कि ये जो x दिया है ना, इस x का मान निकालो, यानी इस समीकरण में आपको ये दिए हुए मान रखने हैं। तो हमने रख लिए, पहले मैं इस x को ये ले रहा था, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई भी चीज़ टफ हो, सब आसान तरीके से सीखो, इसलिए जितना आसान हो सके उतना आसान करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 ये रहा, ए की जगह पर हमने आव्यूह रख लिया ऊपर से, +3x, x तो दिया नहीं है, = 5b, b की जगह यहाँ से मान रख लिया ये नीचे। अब इसको हल करना है हमें, तो हमने 2 से अंदर गुणा कर दिया सभी अवयवों को, ठीक है।
प्लस 3x ऐसा ही रहा, 5 से भी अंदर गुणा कर दिया सभी अवयवों को, ठीक है। उसके बाद आपको पता है 3x x से निकालना है, तो इसको उधर साइड भेजेंगे, तो ये देखिए ऋण के रूप में आ गया। अब आपको घटाना तो आता ही है दो अवयवों को, पहले को पहले से घटाओ, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे, चौथे को चौथे से, पाँचवें को पाँचवें से, और छठे को छठे से। तो घटाने पर ये उत्तर आया 3x बराबर ये। अब देखो x बराबर 3 इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, तो भाग में सभी के भाग में गया है वो, ठीक है। इसमें से दो का भाग, एक का भाग कट गया, देखिए पहला वाला 3 से -2, ये नहीं घटता कटता, ये वाला भी देखिए 4 है, हाँ इसको अच्छे से लिख लेना आप, ये 4 है, 3 से काटोगे तो 3 चक्को 12 है, बाकी ये इसी तरह से रहे, और ये हमारा x उत्तर आ गया। तो इस तरह से बट्टे के रूप में भी आ सकता है उत्तर, ऐसा मत सोचना कि भैया हम अवयव पढ़ रहे हैं तो सारे अंदर जो अवयव आएंगे वो अच्छे से आएंगे, 1 2 3 4 वाले, बट्टे के रूप में भी आ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये इसी रूप में आए, ठीक है। समझ गए। तो देखिए जब मैं कर रहा था तो एक मिस्टेक हुई थी ना मुझसे, कौन सी वाली, ये 12 की जगह मैं यहाँ पर कुछ अलग लिख दिया था मैंने शायद, तो इसलिए जल्दीबाजी में मिस्टेक होना बहुत ही क्या है कि स्वाभाविक है, वो होता ही है। लेकिन अब आप जब पेपर में प्रश्न पूरा कर लेते हो ना, ये यहाँ भी करते हो, तो उसके बाद एक बार दोबारा से शुरू से चेक कर लिया करो जल्दी से, उसी समय पहला प्रश्न ये किया, पूरा आंसर आया, फिर दोबारा से इसी प्रश्न को एक बार चेक कर लो जल्दी जल्दी। ऐसा नहीं कि आपने 20 प्रश्न कर लिए हैं पेपर में, फिर आप चेक करने जा रहे हो तो आपको 4 प्रश्न गलत मिले और फिर वक्त नहीं है आपके पास, इसलिए जैसे प्रश्न पूरा हो जल्दी से चेक कर लो, ठीक है। अगला नवा उदाहरण है, x प्लस वाई बराबर ये दिया है, x माइनस वाई बराबर ये दिया है, आपको x और y निकालनी है। अगर मैं इसकी जगह पर संख्या देता 5 और इसकी जगह पर संख्या देता 6, तो आप कहते हैं हाँ इनको तो हम कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको हल करके हम निकाल लेंगे, क्योंकि आपने सीख रखा है वहाँ पर विधियाँ सीखी हैं दो समीकरणों को हल करने की। तो यहाँ पर भी आप लोग वैसे ही करना है, आपको कोई डरना नहीं है। आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। हमने दोनों को समीकरणों को जोड़ा, तो y और y तो कट गए, y माइनस वाई था, x और x जुड़ा 2x आया। इन दोनों अवयवों को जोड़ना आपको आता है, 5 धन 3 8, 2 धन 6 8, 0 धन 0 0, 9 धन -1 यानी 9 -1 आएगा 8 आया। अब x बराबर निकालोगे तो दो सबके बट्टे में जाएगा, ये गुणा में है तो सबके बट्टे में 4 4 4 आ गया, ठीक है, 0 4 x आ गया। अब x के मान को क्या करते थे, बाद में हम किसी समीकरण 1 में रख लेते हैं, ये 2 में रख लो। तो समीकरण 1 में जैसे रखा हमने, तो ये रखा प्लस वाई ऐसा रहने दिया बराबर ये। अब इसको इधर साइड भेजोगे तो ऋण के साइन में जाएगा, और फिर ये आएगा इस तरह से, 5 में से 4 घटाओगे 1, 2 में से 4 घटाओगे -2, ये घटाओगे 0, ये घटाओगे 5, तो y बराबर इतना आपका उत्तर आ चुका है। और x बराबर ये आ गया, तो आपको x और y ही निकालने थे, तो ये दोनों भी अवयव के रूप में आएंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न कोई टफ नहीं है, ये सारे के सारे आपने पीछे पढ़े हैं, बस आप अवयव के रूप में कर रहे हो इनको, समझ गए। ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं, इस तरह के प्रश्न कई सारे मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे चैप्टर पूरा होगा तो आपको फिर से मिलेगी एक पीडीएफ या फोटो के रूप में आपको भेज दूंगा, जिससे कि आप लोग क्या कर सको, उन सारे प्रश्नों को भी लिख सकोगे कहाँ पर कौन सा वाला पेपर में आया था, समझ गए। 10वां उदाहरण देखो, आपको x और y का मान निकालना है, आपको इस तरह से एक समीकरण दी गई है बड़ी सी, तो आपको पता है आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको इसको हल करना है। तो 2 से अंदर गुणा किया सभी के साथ, 2x 10, 2 सत्ते 14, 2 से करोगे 2y -6, दोनों के साथ गुणा होगा, हाँ ये ऐसा ही रहा, ये ऐसा ही रहा। फिर आपने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, पहला वाला पहले के साथ 2x + 3, 10 और 4 को जोड़ोगे तो 10 धन -4, तो 6 आ जाएगा, घट जाएगा, 14 1 15, और इसको जोड़ोगे तो 2y -6 + 2 यानी -4 हो जाएगा, बराबर में यही रहा। अब आपको पता है दो अवयव बराबर हैं तो क्या होगा, पहला वाला अवयव पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के तो है ही, तीसरा तीसरे के भी है ही, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, चौथा वाला चौथे के, 2y -4 बराबर 14। इसको हल किया, 3 इधर ले गए 4 आया, 2x बराबर 4, x बराबर 2, इधर पे भी 4 इधर ले गए 18 आया, y बराबर 18/2 तो 9 आ गया, यानी x का मान आपका आ गया कितना, 2 और 9, y का मान 9। तो इस तरह से दोनों उत्तर आ गए हैं। तो इस तरह से यहाँ तक के उदाहरण आज 10 तक के हमने किए, कल 11वें उदाहरण से और साथ में गुणा कैसे करते हैं सब सीखते हुए 20 तक के उदाहरण हम पूरे करेंगे। तो आज तक जितना कराया ये सारा काम कंप्लीट करना, नोट्स पक्का बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना कि नोट्स नहीं बना रहे हैं दोबारा से बनवाएंगे, नोट्स पूरे बनने चाहिए। आप ये मत सोचो कि बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी उनके पो नहीं देख पा रहे हैं तो उनकी अलग परेशानी है, उसको अलग तरीके से हल करेंगे। आपकी परेशानी नहीं है, आपको पूरा काम करना है, वीडियो रोज़ देख रहे हो, रोज़ पढ़ो। यहाँ पे आपको ये काम घर से करना है जो दिया गया है, ये प्रश्नावली 3.1 का, तो ये काम ज़रूर घर से करना, ठीक है। चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।